सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। साथियों, सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा, तकनीकी कारण से मैं थोड़ा लेट हो गया और आपसे रूबरू होने में थोड़ा समय लग गया। मैंने 8:30 का टाइम दिया था। साथियों, आज का मुद्दा 1 अगस्त को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 6-1 यानी 7 जजों की बेंच ने भारत के अधिकांश गरीब आबादी SC/ST वर्ग पे एक टिप्पणी करी, पर्टिकुलर एक फैसले को लेते हुए जो 2004 में चेन्नई सरकार द्वारा एक फैसला दिया हुआ था 5 जजों की कमेटी ने कि SC/ST के अंदर वर्गीकरण, और उन्हीं की सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 6-1 अर्थात 6 जज एक पक्ष में थे और एक जज साहब उन 6 की सहमति से, उन 6 के फैसले या टिप्पणी से सहमत नहीं थे। यानी कि एक तो माननीय जज भी सहमत नहीं है 7 लोगों में इस फैसले से। अनुसूचित जाति जनजाति का जो भारत के संपूर्ण सिस्टम के अंदर जो रिजर्वेशन है, जो प्रतिनिधित्व है, उसके संदर्भ में माननीय न्यायाधीशों द्वारा एक गैर संवैधानिक टिप्पणी करना वो हमारे लिए कितना घातक साबित होगा, इसके लिए मैं आपसे लाइव होकर के रूबरू होना चाहता हूं और जितना मुझे तक ज्ञात है, मुझे जहां तक जानकारी है, मैं आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि मैं भाजपा, कांग्रेस, बसपा, असपा, सपा, तमाम राजनीतिक दल जो है, मैं उनके पक्ष में या उनके खिलाफ नहीं हूं। इस जगह पे मैं बैठा हूं, 21 अगस्त को जो आंदोलन होगा उसमें मैं अनुसूचित जाति जनजाति के घर पैदा हुआ एक युवा, जिनको संघर्ष उनके हक और हुकूक के लिए करना चाहिए, अन्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए, मैं उनको निष्ठापूर्वक लड़ूंगा, चाहे इसमें मेरे प्राणों की बाजी भी क्यों ना लग जाए। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि मैं आपके प्रतिनिधित्व के लिए मेरा संपूर्ण परिवार कुर्बान करके, मैंने संघर्ष करके इस जगह पे इस कारवां को लाया हूं। आप आने वाली पीढ़ी इस कारवां को हो सके तो आगे बढ़ाना, और आगे नहीं बढ़ा पाओ तो इसको पीछे मत जाने देना, चाहे प्राणों की बाजी भी लग जाए, इसको पीछे मत जाने देना। मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर बहुत सारी जातियां जो अंतिम छोर पे खड़ी हैं, उनके प्रति जो हमारे अंदर जो अधिकारी हैं, MP, MLA, मिनिस्टर जो बनते हैं रिजर्वेशन के लाभ से, मैं आपको यह भी बता देता हूं, मैंने जीवन में 8वीं क्लास तक भूलवश कोई छात्रवृत्ति ली होगी रिजर्वेशन की, मैंने रिजर्वेशन का अभी तक कुछ नहीं खाया। और जहां तक संभव है मैं मेरे बच्चों को भी रिजर्वेशन में नहीं डालूंगा। यह मैं मेरा व्यक्तिगत बता रहा हूं। किसी को यह लग रहा होगा कि राजेंद्र पापेऊ खुद के स्वार्थ के लिए कुछ कर रहा होगा, लेकिन यह लड़ाई न्याय और अन्याय के बीच में, तो मैं न्याय के पक्ष में खड़ा मिलूंगा। यह भारतीय नागरिकता और भारतीय संविधान दोनों का राइट्स बनता है, दोनों का फर्ज भी बनता है। साथियों, अनुसूचित जाति जनजाति वर्गीकरण, मैं बहुत खुश होता हूं यदि भारत की न्यायपालिका के वो जज यदि परीक्षा देकर के बने हुए होते। जज की बात कर रहा हूं, भारतीय न्यायालयों की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य भारत का वहां शुरू होता है जहां जज बिना परीक्षा के बनते हैं। भारत में चपरासी को एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन जज साहब सिफारिश से बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज जो है वो आज तक के राष्ट्रपति भी टिप्पणी करते आए हैं और संसद सदस्य या मिनिस्टर भी टिप्पणी करते आए कि भारत में जज जो बनते हैं वो 350 प्रमुख घरानों के हैं। ये जो 6-1 के जज महोदय हैं जो इस बेंच पे बैठे थे, इन जज महोदयों के दादाजी जज थे, इनके पिताजी जज थे
और ये खुद जज है और इनके बेटे पोते भी जज ही बनेंगे। देखिए, ये वर्गीकरण पे अमल नहीं करेंगे, खुद क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे और खुद एग्जाम के बारे में समीक्षा करेंगे, टिप्पणियां करेंगे, लेकिन खुद के एग्जाम की बात करेंगे। देश के अंदर कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ आवाज हमेशा से उठती आई है। कॉलेजियम एक सिस्टम है जिससे जज नियुक्त होते हैं सीधे। अरे, जब भारत में वारंट पद से लेकर के राष्ट्रपति तक चयन होता है, भारत में चपरासी से लेकर के कलेक्टर तक की परीक्षा होती है, तो फिर ये जज जो सारे सिस्टम को फॉलो कराने वाले, कानून को फॉलो कराने वाले जज बिना परीक्षा होते हैं। केवल आरजेएस है, स्टेट में आरपीएससी द्वारा आरजेएस बनते हैं, जो कभी हाई कोर्ट के जज नहीं बनेंगे, वो कभी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बनेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आपको उन 350 घरानों में जन्म लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी तो जो फैसला सुना रहे थे वो व्यक्ति अवैध है। मैं कह रहा हूं खुला, यदि न्यायालय के अंदर बैठ करके न्याय की कुर्सी पे अन्याय की बात करेंगे तो वो न्याय भी हमें स्वीकार नहीं है। हमने 2 अप्रैल 2018 को इस उच्चतम न्यायालय को सबक सिखाया था और अब भी उच्चतम न्यायालय के ये जो भ्रष्ट जज है इनको भी सबक सिखाने का काम करेंगे 21 अगस्त को। हां, हमें खुशी होती ये जज महोदय सबसे पहले खुद से शुरू करते, जब भारत के अंदर यूपीएससी के द्वारा आईएएस एग्जाम होता है, यूपीएससी करवाती है, उसमें आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, तो आईजेएस का एग्जाम भी होना चाहिए और आईजेएस में जो टॉपर रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा और वो हाई कोर्ट का जज बनेगा। कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो। अब हमारी लड़ाई कॉलेजियम के खिलाफ है। कौन होते हो आप इस तरह की टिप्पणी करने वाले? पहली बात, न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति महोदय का अनुच्छेद 341, 342 के अंदर राष्ट्रपति महोदय के अधिकार है और संसद पारित करती है किसी वर्ग के अंदर एससी एसटी का जो जाति आधारित आरक्षण है उनके अंदर संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल माननीय हमारी संसद को है। संसद के अंदर पक्ष और विपक्ष मंथन करके तय करेंगे कि किस वर्ग को कितना फायदा मिला, किसको बाहर करना है, किसको अंदर रखना है और किसको फायदा देना है। ये बातें संसद तय करेगी। ये देश लोकतांत्रिक है। आप जज नियुक्त होकर के देश की सत्ता को नहीं चला सकते। देश में आप अपने मानसिक जो आपके अंदर मानसिक जहर है वो आप नहीं थोप सकते। आपके अंदर जातीय जहर है वो नहीं थोप सकते। जज महोदय भी देखिए, 7 की कमेटी है, 7 में 6 जज एक ही जाति के हैं, एक ही वर्ग के हैं। एससी का 1 जज और उनमें 7 में एक जज ने आपत्ति दर्ज करवा दी है कि संविधान के खिलाफ फैसला है। आप जो टिप्पणी कर रहे हैं ये संविधान के खिलाफ है। इसलिए मैं बोल रहा हूं 6 जजों के खिलाफ बोल रहा हूं, 1 जज साहब के पक्ष में बोल रहा हूं। जज साहब ने कहा है कि वो 6 जज असंवैधानिक है, तो मैं माननीय जज साहब का ही तो फॉलो कर रहा हूं। 1 जज को फॉलो कर रहा हूं। जज साहब ने कहा है कि ये टिप्पणी असंवैधानिक है, ये आपका फैसला असंवैधानिक है। तो हम उन 6 असंवैधानिक कृत्य करने वाले जजों के फैसलों को मानने वाले नहीं है। अब रही बात, इस फैसले से हमारे अनुसूचित जाति जनजाति की कुछ जातियां जिनको बरगलाया गया है कि आपको फायदा नहीं मिला और कुछ जातियां जो है आपका रिजर्वेशन खा गई, इसलिए उनको बाहर करके आपको फायदा दिया जाएगा। मैं उन तमाम जाति के जो नौजवान युवा है, पढ़े लिखे युवा है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी है और उन तक हमारे अंतिम छोर पे खड़ी भी कोई जाति है, उन जाति के जो नौजवान युवा है, पढ़े लिखे विद्वान युवा है, उन लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि 2 अप्रैल 2018 के अंदर जो हमारा आंदोलन हुआ उसमें हमारा स्वाभिमान डेवलप हुआ और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी हमने मरोड़ के रख दिया, वापस लेना पड़ा और संसद से आदेश गया कि आप होते कौन हो बोलने वाले। जो ये कह रहे हैं, ये जो वर्ग दुखी है और वर्ग की जो मांग है वो संसद तय करेगी। उन्होंने फैसला बदलना पड़ा जज साहब को। तो वही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपको 2 अप्रैल 2018 के बाद
जो जातीय जज है, जो जातीय संगठन, जो जातिवादी जहर बोलने वाले संगठन है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति से जलने वाले लोग हैं, वो लोग इस फैसले को करवाने के लिए उनको 5-6 साल मशक्कत करनी पड़ी है और ये टिप्पणी करवाई है। आप लोगों को समझने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति, जो जाति के संगठन, आरएसएस और समता आंदोलन समिति इस फैसले का सबसे पहले स्वागत किया है, आपको गौर करने की आवश्यकता है। जो बिल्लियों का झुंड चूहे दिन में खाती है, 24 घंटे चूहे खाने का काम करती है, और वो बिल्लियां कहे कि हमें चूहों पे दया आ रही है, हम चूहों की रक्षा करेंगे, तब हमें लगता है कि ये बिल्लियां साजिश कर रही है। पक्का ये बिल्लियां साजिश कर रही है, ये चूहों को अलग अलग बांट बांट के खाने का प्लान कर रही है। इसलिए साथियों, आज आपके आदिवासी समाज में नेता पैदा हो गया, एक युवा 30 साल का, और उन्होंने आदिवासी समाज के स्वाभिमान को डेवलप करके सारे नेताओं को फेल कर दिया जो ही हुजूरी करते थे पार्टियों के आगे। ये उनके पेट में मरोड़े चल रहे हैं। आज दलितों के अंदर, अनुसूचित जाति और जनजाति के अंदर स्वाभिमानी नेता और सड़कों पर लड़ने वाले लीडर पैदा हो गए। ये पेट में मरोड़े चल रहे हैं। जातिवादी जज हो चाहे जातिवादी नेता हो, उन लोगों को, जिन लोगों को आपका घोड़ी पे चढ़ना नागवार गुजरता है, आपके अच्छे कपड़े पहनना नागवार गुजरता है, और आपके खाट पे बैठना और हाथ लगा करके पानी पीने पे आपका कत्ल कर दिया जाता है, मूंछ रखने से दलितों को मार दिया जाता है, उस जाति के वो संगठन कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से ही कह रहे हैं, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा है, देश लोकतांत्रिक है, सुप्रीम कोर्ट हमारी एक संस्था है, ये संस्था है, और संसद के द्वारा थोपी हुई किताब चलाने के लिए, उनका कानून का पालन करने के लिए वहां पर नियुक्त किए हुए जज हैं, वो खुद कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। और टिप्पणी कर करके, जज साहब अच्छा होता आप न्यायपालिका की कुर्सी बैठ करके देश में न्याय करने का काम करते, तो हम आपका स्वागत करते। किसी दलित दुल्हे को घोड़ी से पटका, हत्या करी, एक दलित युवक को जालौर के अंदर मटकी के हाथ लगाने से स्कूल के छात्र को मार दिया, उस जगह पे आप टिप्पणी करते। अभी 15 दिन पहले एक शिक्षक का गला धड़ से अलग कर दिया, उस जगह पे आप टिप्पणी कर दी कि ये जातीय नरसंस हत्याएं होती है, ये जातीय अत्याचार कौन करता है, इस वर्ग की सर्वे करो और लोकतंत्र में मिलने वाले फायदे बंद करो। इस देश में रहना है तो कानून का पालन करना होगा, तो हम मानते कि आप सही कर रहे हो, लेकिन आप तो हमें दबाने में लगे हो। आपने ईडब्ल्यूएस की समीक्षा कब करी? ईडब्ल्यूएस, मैं बिंदुवार आऊंगा साथियों, ईडब्ल्यूएस के नाम पे राजस्थान की पिछली सरकार के अंदर एक रिजर्वेशन नाम का घोटाला हुआ। मैं उनके खिलाफ पहले भी नहीं बोला, अब भी मैं कहता हूं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप हमें छेड़ोगे तो आप कैसे आरक्षण का फायदा ले रहे हो? आपकी जनसंख्या 13.5%। साथियों, ये बात बहुत गौर करने लायक है, कितना दोगलापन है उसमें। ना तो संसद बोला, ना विधानसभा बोली, और ना ये अंधे बहरे जज बोले। ईडब्ल्यूएस आरक्षण इन्होंने एक बड़ी साजिश के तहत प्लान करके किया। देखो, आर्थिक आधार पर लागू करने के लिए इन्होंने कहा कि जो आर्थिक कमजोर लोग हैं उनको देने के लिए हम ईडब्ल्यूएस लागू कर रहे हैं। तो क्या आर्थिक आधार पे है? वो आर्थिक आधार पे तो देश के अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति, वो चाहे किसी भी जाति और धर्म का हो, देश का नागरिक हो, अंतिम छोर के खड़े व्यक्ति से लेकर के श्रेष्ठ, जो अपने वर्ण और जाति में बना करके रखे हैं, जो अपने आप को जनरल कहते हैं, जो ओपन कैटेगरी का कहते हैं, और जिनका देश के सारे संसाधन पे, देश के सिस्टम पे, देश की मीडिया पे, देश की न्यायपालिका पे, और देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पे अब तक जिनका सबसे ज्यादा कब्जा रहा, राजाओं के राज में, मुगलों के राज में, सब पे उनका कब्जा रहा, वो व्यक्ति जिनकी आबादी 13.5% है, और उनमें 10% लोग आर्थिक कमजोर हो गए। आप हमें सिखाओगे आरक्षण से हम कमजोर हुए या मजबूत हुए? जिस जाति का सारी संपदा पे, सारे उद्योगों पे, सारे सिस्टम पे कब्जा रहा, और उनकी आबादी 13%, आपने हमारा हजारों वर्ष शोषण करने के बावजूद भी आपके 10% लोग गरीब हो गए, और 3.5% लोग देश को लूट करके और विदेश भाग गए हजारों करोड़ लेकर के। आप हमारा न्याय करोगे? आप हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिखाओगे?
सबसे पहले आपके वर्ग को डिस्ट्रीब्यूशन सीखने की आवश्यकता है। आपके गढ़ किलों की जमीनें, आपके उद्योग और आपके जो कब्जे हैं, जो निजीकरण करके आपने उद्योगों पे कब्जा किया है, वो बांटो उस ईडब्ल्यूएस के तहत। यदि आपके अंदर गरीब हुए हैं तो आप वो बांटो ना अपने समाज को। हम लोकतंत्र को सींचते आए हैं और लोकतंत्र के द्वारा मिले हुए व्यवस्था के अंदर हम प्रतिभागी बन रहे हैं, और आपको हम पे ये जलन हो रही है कि हम कलेक्टर क्यों बन गए, हम सांसद क्यों बन गए। अरे भाई, आज प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था करी। देखो, एससी एसटी के अंदर तो 3 लाख रुपए से ऊपर चले गए, आपकी आय 3 लाख है तो आप अमीर बन गए। फिर सरकार और व्यवस्था को मंजूर नहीं है, आपको सारे लाभों से वंचित कर दो, सारे फायदों से वंचित कर दिया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था क्या है, देखना आप, दोगलापन। 8 लाख से जनरल वर्ग का व्यक्ति 8 लाख से 1 रुपया नीचे आ गया, वो बेचारा गरीब हो गया है, उनको गरीबी की रेखा से नीचा माना जाएगा और उनको फायदा देके 8 से ऊपर किया जाएगा, और हमें 3 से ऊपर आते वापस सारा सिस्टम ऊपर पड़ेगा, हमें दबाएगा कि आपको 3 से ऊपर नहीं आने दिया जाएगा। तुम्हारे दोगलापन की हम बखिया उधेड़ेंगे, ईडब्ल्यूएस खत्म करवाएंगे। ईडब्ल्यूएस आपने जाति आधारित किया है तो जनरल को नहीं मिल सकता, इसलिए तुमने जाति आधारित नहीं किया, और आपने षड्यंत्र रच के हमारी विधानसभा और लोकसभा में तुम्हारे चमचे, तुम्हारे गूंगे बहरे और तुम्हारी फ्रेमिंग के जीत कर गए हुए, तुमने टिकटें देकर के जिताए जो लोग गए वो गुलाम लोग थे, बोले नहीं। हमारा मौका तो सड़कों पे पड़ता है। तुम्हारा ईडब्ल्यूएस बढ़वाएंगे इस सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्ट जजों से कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सीमा बढ़ाओ, और हमारे अंदर जो गरीब है उनको आप फायदा दो ना। वो यदि जाति आधारित नहीं है तुम्हारा ईडब्ल्यूएस, तो हमारे अंतिम छोर पे खड़े जो व्यक्ति है जिनको 75 सालों में फायदा नहीं मिला, वो फायदा दो। और ये आदेश ये अंधे बहरे भ्रष्ट जातिवादी जज है, चाहे ये संसद है, हम लागू करवा के मानेंगे नहीं तो ये शून्य पे ला देंगे, खत्म करेंगे। देखिए, आपको मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले इस टिप्पणी का स्वागत करता है समता आंदोलन समिति। गौर करिएगा, समता आंदोलन समिति और आरएसएस का आपका प्रमुख प्रचारक या प्रमुख पदों पे एससी के व्यक्ति नहीं होते, ध्यान रखना आप। वो आरएसएस जिन्होंने भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज मंजूर नहीं किया, वो आरएसएस जिन्होंने बाबा साहब का विरोध किया कि संविधान लिखते वक्त आप ये हमारे पृथक निर्वाचन बाबा साहब ने किया, जो किया था हमारे लिए, कि हमारे रिजर्वेशन से हमारे नेता पंगु, चमचे और गुलाम पैदा हो गए, इसलिए हमारे एससी के वोट अलग लगेंगे जो हमारे जिंदा नेताओं को चुन के भेजेंगे। वो पृथक निर्वाचन था। आपको गुमराह किया कि अंबेडकर जी 2 वोट कर रहे थे, 2 वोटों में लोगों को उलझा दिया। अरे भाई, अंबेडकर जी ने व्यवस्था दी थी कि एससी के व्यक्ति को चुनने के लिए हमारा जितना प्रतिशत हमारी आबादी है उतनी रिजर्वेशन के आधार पे 34 एमएलए एससी के और एसटी के, जितने जो प्रतिशत के आधार पे एससी एसटी के एमएलए, उनको वोट पूरे प्रदेश के एससी एसटी के लोग करेंगे। ये था पृथक निर्वाचन। और अपने क्षेत्र में जो एमएलए चुना जाता है उनको 1 वोट एससी का एसटी का व्यक्ति और देगा। ये 2 वोट थे उनको। इन जातिवादी तत्वों ने इन सामाजिक संगठन के नाम पे जो ये जातीय संगठन बने हैं, आरएसएस और समता आंदोलन समिति जैसे लोगों ने अंबेडकर जी का विरोध किया था कि ये हम नहीं करेंगे, और ऐसे व्यवस्था कर दो कि 1 सीट रिजर्व कर दो, उससे हम चमचे, गूंगे, बहरे और अंधे व्यक्ति को हम चुन के भेजेंगे, उनको टिकट हम देंगे, उनको चुनवाएंगे धनबल के आधार पे, उनको चुनवाएंगे, वो बोलेगा नहीं। जैसे हमारे कानून मंत्री जी है ना, तंदूरा मंत्री जी, जो भाभी जी का पापड़ भेजते थे, अब वो अंबेडकर जी के बाद चुनाव में ऐसे फैला, अंबेडकर जी के बाद वो पहले कानून मंत्री। अरे भाई, वो कभी बोले क्या? एट्रोसिटी पे बोले क्या? अभी शिक्षक की हत्या हुई, वो बोले क्या? हमारे दलित लड़के को मारा भटकी छूने पे क्या वो बोले? किसी भी कांड पे वो बोले? तो गुलाम है तुम्हारा। कौन से अंबेडकर जी की तुलना कर रहे हो? वो जो कोरोना में भाभी जी के पापड़ बेच रहा था, उसको आप अंबेडकर जी की तुलना करके अंबेडकर जी का अपमान करते हो। इसलिए ईडब्ल्यूएस हम बढ़वाएंगे, सड़क पे मांग करेंगे। ईडब्ल्यूएस वर्गीकरण करना है तो हमें मंजूर है, लेकिन एससी एसटी का जो प्रतिनिधित्व है उसके साथ छेड़ करके और हमारे अंदर फूट नहीं डालने देंगे। हमारे भाई गरीब है तो गरीबों के लिए
अनुसूचित जाति जनजाति का जो रिजर्वेशन जिसको आप कहते हो, वो आर्थिक उत्थान का अभियान नहीं है। आर्थिक मजबूत व्यक्ति को भी हमारे मुख्यमंत्री रही थी मायावती जी, उनका घर गंगाजल से धुलवाया था सीएमआर को, सीएमओ को। तो वो आर्थिक गरीब है क्या मायावती जी? उनके साथ छुआछूत हुई ना। हमारे राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को और पूर्व राष्ट्रपति जो यूपी के ही थे रामनाथ कोविंद जी को राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया क्या? कोई फोटो है तो आप लगाना मेरे इस लाइव पे। क्या मोदी जी के साथ बराबर थे वो? उनके तो क्षेत्र का मामला था ना। थे क्या वो इसलिए नहीं थे कि वो शूद्र थे, दलित थे। अरे भाई, तुम अंदर अंदर जातिवाद का कीड़ा घोलोगे, जातिवाद का जहर घोलोगे और बाहर आप संविधान का चोगा ओढ़ करके हमें ज्ञान दोगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम्हारी मानसिकता समझते हैं हम। 21 तारीख को हम सड़कों पे आएंगे और लड़ाई लड़ेंगे और तुम 6 जजों को कोई हक नहीं है हमारा फैसला करे। संसद के अंदर पारित होगा और मोदी जी ने तो डर के मारे दुम दबा करके कह दिया ना। कहने से काम नहीं चलेगा मोदी जी, अध्यादेश लाओ और इन जजों को फटकारो कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इस तरह की टिप्पणी करने का। तुम्हारे पास जो किताब होती है, क्रिमिनल आते हैं उनको सजा देने का काम करो। इस तरह की टिप्पणी करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। वर्गों को कब तक आहत करोगे? गरीबों को कब तक आहत करोगे आप टिप्पणियां कर करके? ये समता आंदोलन समिति, समता आंदोलन समिति वही है साथियों, अंबेडकरवादी संगठनों में काम करने वाले लोगों, बाबा साहेब को समझने वाले लोगों और आप संघर्ष करने वाले लोगों। ये समता आंदोलन समिति वही है जिसको आपके सरकारी कर्मचारियों, आप भी सुन लो गौर करके, जो अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पे, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रमाण पत्र पे लग करके कुर्सी पे चिपक करके और गुलाम बन जाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और नेताओं, सुन लो, ये समता आंदोलन समिति वही है जिसकी लेटर पैड पढ़ना। समता आंदोलन समिति में आपकी जाति का पदाधिकारी नहीं है। पहली विषमता तो वही है कि इस गंदगी भरे संगठन के अंदर एक ही जाति की गंदगियां भरी हुई है। अरे भाई, तुमने प्रतिनिधित्व दिया क्या? उस आपकी समिति में तो प्रतिनिधित्व दे दो। आपकी गंदगी भरे, गंद भरे संगठन के अंदर तुम्हारी गंदगी भरे, मानसिक विकृत, देशद्रोही लोग भरे हुए हैं और आप पाठ सिखाओगे, हमें पाठ पढ़ाओगे, आप न्याय का पाठ पढ़ाओगे, आप समता का पाठ पढ़ाओगे। और आपने प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ सन 80 से आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हो और हमारे समाज के SC ST के बेचारे एक ही जगह पे बैठ करके और अधिकारी कर्मचारी मर गए जिनका प्रमोशन नहीं हुआ। ये कोर्ट में अड़चन अड़ाए रखते हैं। कोर्ट के अंदर इन्हीं की जाति का नियुक्त जज है। देखो मजाक की, कितनी मजाकिया बात है। आपका एग्जाम देके तो चपरासी लगेगा और सिफारिश से जज बनेगा। सिफारिश से मुकदमे दर्ज होते हैं, सिफारिश से MP के MLA सड़कें मंजूर होती है, विकास का काम MP सिफारिश करता है और इधर सिफारिश से जज बनते हैं। कितनी गंदगी भरी है न्यायालय के अंदर। सबसे बड़ा अन्याय न्यायालय के अंदर है। गैर संवैधानिक तो वहां हो रहा है हमारे साथ अन्याय। एक वर्ग का कितने प्रतिशत SC के जज है वहां, कितने प्रतिशत ST के जज है? क्या वहां पर हमारी आबादी के अनुकूल जज है? नहीं है। और आपको SC ST का वर्गीकरण करके आपको लड़ाया इसलिए जाएगा कि अभी SC के जो डोमिनेटेड कौम है, जिसको आप कहते हो कि रिजर्वेशन, जो मोटी जाति जहां क्षेत्र विशेष में बेरवा है, बलाई है, मेघवाल है, जाटव है, जहां डोमिनेटेड अपने वाल्मीकि है, नायक है, इन जातियों में जो विकसित हो गई, उनके बच्चे थोड़े पढ़ के RJS बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं। और अभी भी बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिन विभागों में आपके व्यक्ति एग्जाम देने नहीं जाने दिया जाता और वहां इंटरव्यू में फेल करके और लिख दिया जाता है कि इस इस कैटेगरी के व्यक्ति मिले नहीं, अपात्र मिले, इसलिए इसको जनरल से भरा जाता है। आपके यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स की जगह पे इंटरव्यू होता है, उस जगह पे आपके पूरे प्रोफेसर नहीं है, लेक्चरर्स नहीं है, क्योंकि वो जो सारे हैं वो पद हमारे बैकलॉग रख दिए जाते हैं और उस जगह पे सामान्य कैटेगरी से भर दिया जाता है। और सामान्य में भी आप गौर करोगे, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी किस जाति के हैं? राजस्थान के अंदर DGP साहब किस जाति के हैं? राजस्थान के राज्यपाल साहब किस जाति के हैं? राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव किस जाति के हैं?
और राजस्थान हाईकोर्ट के जज किस जाति के हैं, इसकी सर्वे कर लेना और मेरी बात पे गौर कर लेना। इस एक ही जाति के व्यक्ति इन प्रमुख पदों पे बैठे हैं, कोई बवाल नहीं हो रहा, कोर्ट को दिख नहीं रहा, इस पे टिप्पणी नहीं करेंगे। सारे वर्ग आप मजदूर रहो, सारी जातियां मजदूर रहो, राज षड्यंत्रकारी लोग करना चाहते हैं और वो लोग SC ST को वर्गीकरण के नाम पे हमारे ही छोटे भाइयों को हमसे लड़वाने का काम करते हैं। साथियों, यदि वर्गीकरण हो गया तो देख लेना, हमसे IAS IPS वैसे ही कन्नी काटी हुए है, कम से कम उनको गालियां तो देते हैं, उनको लताड़ते तो है प्रोग्राम में बुला करके। और यदि ये वर्गीकरण हो गया तो ये लोग हमारी लड़ाई सुनेंगे भी नहीं, हमारी पीड़ा सुनेंगे भी नहीं और आंदोलन फिर करते रहना जाति के आधार पे। सांसी के साथ मारपीट हुई है तो सांसी ही लड़ेगा, रेगर के साथ मारपीट हुई है या हत्या बलात्कार हुआ है तो उसी जाति के व्यक्ति लड़ेंगे और दूसरे देखेंगे हम तो क्रिमिनल है, हम तो इसमें आते ही नहीं है। मेघवाल के साथ अन्याय हुआ तो मेघवाल ही लड़ेगा, मीणा के साथ अन्याय हुआ तो मीणा ही लड़ेगा, भील के साथ अन्याय हुआ तो भील ही लड़ेगा, नायक के साथ अन्याय हुआ तो नायक ही लड़ेगा। ये बताओ, टुकड़ों में बांटने की साजिश है या तुम्हें फायदा देने की बात है? गरीबी उन्मूलन यदि आपको करना है, आर्थिक आधार पर डेवलप करना है, तो राजस्थान की सरकार को सुनाना चाहता हूं और केंद्र सरकार को भी सुनाना चाहता हूं और माननीय कोर्ट को भी, न्यायालयों को भी सुनाना चाहता हूं कि जज साहब, आपको गरीबी उन्मूलन करना है और आर्थिक गरीबों की इतनी आपको चिंता है तो हमारे 5 लाख से अधिक राजस्थान के अंदर सरकारी नौकरियों में विभिन्न विभागों में बैकलॉग पड़ा है। हमारी जाति के व्यक्तियों को अपात्र मानते हुए वो बैकलॉग पड़ा है, उनको आप भर दें, उनको भर दो। उन पदों को आप SC ST के वो जातियां जिनके नौकरी लगे हुए आज तक नहीं, आप सर्वे करा करके उन पदों को भर दो। 5 लाख नौकरी लगा दो आप। हमारे बैकलॉग है, हमारा ही हक है, हम दूसरों का हक नहीं मानेंगे, हमारे ही हक के अपत्र मानते हुए आपने इंटरव्यू में जो खारिज की है। हमारी बच्ची IAS के एग्जाम में, रिटर्न एग्जाम में देश में टॉप कर जाती है, टीना डाबी। हमारा बच्चा कनिष्क कटारिया IAS में देश टॉप कर जाता है और इंटरव्यू में आप फेल करते हो। आपकी साजिश हम समझते हैं, आप किस आधार पे फेल करते हो? तुम्हारा 5वीं पास भी अड्डा खोल के बैठेगा, सबको आशीर्वाद देगा और हमारा पढ़ा लिखा IPS IAS में एग्जाम पास करके भी अपात्र माना जाएगा। हम तुम्हारी साजिशें समझते हैं, इस देश में तुम्हें रहना है तो हमारे साथ न्याय। अब हम मांगेंगे नहीं, तुमसे छीन के लेंगे। मांगने का वक्त गया, 75 साल हो गए, अब हम मांगने वाले नहीं है, अब तो तुमसे छीन के लेंगे। और राजस्थान के इतिहास में देश के क्रांतिकारी साथियों सुन लेना, ये 21 तारीख का जो आंदोलन होगा 21 अगस्त के आंदोलन के अंदर राजस्थान की वो क्रांति करेंगे, आप याद रखोगे। राजस्थान के अंदर एक इतिहास के एक काला पन्ना लिखा हुआ है, उसको मिटाएंगे। नाम नहीं बताऊंगा, सारे समझ जाओगे, मैं अंदरूनी बताऊंगा। बहुत बड़ा काम करेंगे हम, बहुत बड़ा काम करेंगे, इनको सबक सिखाने का बहुत बड़ा काम करेंगे। इतिहास से एक गंदगी है, उस गंदगी का सफाया करेंगे, मिटाएंगे। देश बाबा साहब के कानून से चलेगा और बाबा साहब के कानून को हम सुरक्षित करने का 21 तारीख को काम करेंगे। साथियों, आप ध्यान रखना, आपको ये लोग बरगलाएंगे, आपको ये लोग बरगलाएंगे। SC ST में वर्गीकरण के नाम पे ये बरगलाएंगे कि हम आपके हक की सोच रहे हैं। आपको तो देखो मेघवाल कह रहे हैं क्योंकि इनको फायदा मिल रहा है, देखो जाटव कह रहे हैं इनको फायदा मिल रहा है। अरे भाई, फायदा आप देते तो आप जनरल सीट से MLA बनाओ ना बेचारे गरीबों को, आपको दया आती है तो। फिर एक ही जगह से हमारे हिस्से से काट करके आप दया थोड़ी कर रहे हो। बंटवारा हम कर लेंगे अपने आप, कैसे करना है हमें आता है। हम शासन के अंदर जाएंगे, शासन के अंदर इन गुलामों की, तंदुरा मंत्रियों की छुट्टी करेंगे और सत्ता और शासन में जाएंगे, फिर बताएंगे आपको कैसे होता है न्याय। हम बैकलॉग भरवाने की मांग करेंगे, EWS को बढ़ा करके, और हमारे वर्ग के अंदर गरीब जो व्यक्ति है, जो अभी तक सत्ता और शासन तक नहीं पहुंच पाया, जिनके नौकरी में हमारे लोग नहीं आ पाएंगे, EWS के अंदर उन जातियों को फायदा देने के लिए हम मांग करेंगे। और एक समानता लानी पड़ेगी आपको कि EWS 8 लाख से करोगे तो SC ST का भी है, 8 लाख से फायदा शुरू करना पड़ेगा।
8 लाख तक गरीब मानना पड़ेगा, और या 3 लाख से आपको जनरल को भी मानना पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस केवल एक जाति विशेष के लिए नहीं होगा। जाति विशेष लिख के बता दो, खारिज हो जाएगा, क्योंकि जाति आधारित आप शोषण, हजारों वर्ष शोषण करने वाले लोग, राज करने वाले लोग, अभी भी हमारा शोषण करने वाले लोग, आप कैसे रिजर्वेशन ले सकते हो? आपको कैसे जरूरत पड़ गई? आपके लोग तो फेसबुक पे रोज गंद फैलाते हैं कि रिजर्वेशन से देश बर्बाद हो गया, और आपकी 10% गंदगी को ईडब्ल्यूएस नाम के आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ी है। तो फिर आप काहे के न्याय प्रिय हो? आपके अंदर प्लान क्या है? रिजर्वेशन के अलावा आपके अंदर कौन सा प्लान है जो 77 सालों से आपने लाभान्वित कर दिया? आपने एक जैसा कर दिया सबको समता में लाके खड़ा कर दिया। आपने ऐसी कौन सी व्यवस्था सुझाई? आपने सत्ता पे कब्जा रखा 75 साल में। आपने ऐसी कौन सी व्यवस्था करी जिससे अंतिम छोर के व्यक्ति को फायदा मिला? आप नहीं कर पाए ना, क्योंकि आप मनसा नहीं है ये। आप करोगे नहीं क्योंकि आपकी मनसा ये है, वापस का वापस। आप वो मनु का कानून बनाना चाहते हो जिसमें शूद्रों को आप वही का वही गुलाम रखना चाहते हो। ये अब नहीं चलने देंगे। दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे। जैसे याद होगा, नागपुर याद है ना, कितने थे महार। ये इतिहास हम दोहराएंगे और ये लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे। सत्ता और शासन की नाक में नकेल कसने का काम करेंगे, और ये कॉलेजियम सिस्टम जिससे ये जज सिफारिश से बन रहे हैं, इन भ्रष्ट जजों का खात्मा करेंगे। इनका नियुक्तिकरण रद्द, ये अवैध बन रहे हैं ना, दादा जज, बेटा जज, बाप जज, पोता जज, इनको खत्म करो। आईएफएस, आईजेएस लागू करो, आईएएस की तरह आईजेएस लागू करो, और परीक्षा से जज बनाओ। कॉलेजियम हमारी प्रमुख मांग है, आरक्षण कहीं नहीं जाने वाला, चिंता मत करो। ये घुमा सकते हैं वर्गीकरण के नाम पे, से कहीं नहीं जाने वाला। आरक्षण से पहले तो इनको भगाएंगे, खदेड़ेंगे, मारेंगे इनको। अभी नहीं जाने वाला। अभी तो हम सत्ता में जा रहे हैं। अभी हम सड़कों पे लड़ने वाले लोग सत्ता में जाना शुरू हुए हैं। अभी तो इनके और बड़ी कब्जी होने वाली है। अभी तो इनके और पेट में मरोड़े चलने वाले हैं। सारे सिस्टम पे कब्जा करेंगे, और फिर उसी बेंच पे 6 जज SC ST के और 1 जज आपके वर्ग का बैठ करके, और हम फैसला सुनाएंगे। फिर आप मान लेना आप हमारा मानोगे क्या? फिर देखेंगे तुम्हारा। फिर हम क्यों माने? जब तुम एक वर्ग के जज, एक जाति के 6 जज और एक हमारा जज बिठा करके फैसला करोगे, और उसमें ही एक जज साहब इस फैसले के विरोध में जाएंगे, असंवैधानिक बताएंगे, तो फिर हम भी वैसे ही करेंगे। हम 7 जज एक वर्ग का कर देंगे। आपको मंजूर है? आप उसको न्यायपालिका कहोगे? अभी तो हम सिस्टम पे कब्जा करेंगे। 21 अगस्त को मेरी अपील रहेगी आपसे कि कोई स्वार्थ नहीं है, लड़ाई स्वाभिमान की है साथियों। रिजर्वेशन हमें नहीं चाहिए, आप जाति खत्म कर दो। आज ही जाति खत्म की घोषणा कर दो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाति आज की रात में खत्म कर दो। सुबह में तुम्हारे आरक्षण के लात मार देंगे, जरूरत ही नहीं है। नहीं तो हम देख रहे हैं, 15 दिन पहले उदयपुर हम आंदोलन कर रहे थे शिक्षक की हत्या में। कोई हिंदूवादी संगठन, ये समता फमता, ये गंदगी भरे संगठन वहां नहीं थे, और वहां पर केवल हम 200-400 लोग खड़े थे, और वहां का सांसद भी कह रहा था कि यह सामाजिक तत्व आ गए, जातिवादी तत्व आ गए। और आज एक बच्चे को चोट मारी है चाकुओं से, वो मारने वाला अपराधी है, वो चाहे किसी जाति और धर्म का हो। मेरे पहले भी लाइव देख लेना उदयपुर वाले, मैंने कहा है देश में अपराध करने वाला व्यक्ति, वो चाहे किसी जाति और धर्म का हो, वो अपराधी है। उसकी दृष्टि, हमारी दृष्टि अपराधी को अपराध की दृष्टि से देखने की होनी चाहिए, जाति से नहीं। आज वहां पर जो उपद्रव है, आगजनी और गाड़ियां जला रहे हैं, वो ये हिंदूवादी संगठन है, उनको धर्म का मसाला मिल गया। अपराधी को सजा दिलवाने का काम करें, सारे लोग मिलकर लड़े, अपराध के खिलाफ हम भी हैं। लेकिन आप उस जगह पे जालोर कांड में आप जाति देखोगे, दलित है और स्वर्ण ने मारा है तो ठीक मारा है, आप हमारा विरोध करोगे। और उदयपुर में शिक्षक को, दलित शिक्षक को स्वर्ण ने मारा है तो आप उनका, मारने वाले का स्वागत करोगे, हमारे साथ आंदोलन नहीं करोगे। और आपको मसाला मिल गया कि मारने वाला किसी और धर्म का है, फिर आप हमें बरगला करेंगे, देश के अंदर आतंक फैलाओगे, आगजनी करोगे, देश की सरकारी संपत्तियां ही तोड़ोगे। देखो इसमें भी साजिश है। ये उपद्रवी लोग, इनको लोकतंत्र पसंद नहीं है। ये लोग जब आंदोलन करेंगे धर्म के नाम पे, तो ये सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, ये किसी पाखंडी युद्धों को नहीं चलाएंगे। ध्यान रखना,
ये वहां नहीं जाएंगे, उनको नहीं चलाएंगे। इनको तोड़ना किसको है? इनको तोड़ना है सरकारी संसाधनों को, सरकारी संपत्तियों को और इस लोकतंत्र को। इनका टारगेट यही है, तुम्हें बरगला करके तोड़ना सरकार को ही है। इनसे समझने की आवश्यकता है, ये चूहे खाने वाली बिल्लियां हैं और ये चूहों पे दया नहीं कर सकती। समझना पड़ेगा इन लोगों के खिलाफ 21 अगस्त को आपको, आप जहां भी हो वहां से बंद की अपील करनी पड़ेगी कि आप हमारे साथ आओ। भारत बंद है, हमारा ऑब्जेक्शन है। जिनको अधिकार ही नहीं है वो व्यक्ति कैसे बोल सकता है? सुप्रीम कोर्ट को अधिकार ही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायालय को कोई पावर नहीं है कि वो अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधित्व पर कोई टिप्पणी करे या कोई फैसला करे। संसद का काम है, संसद करेगा। और संसद हमारे हक और हुकूक पे कुठाराघात करेगा तो इन सांसदों को पीछे भी दौड़ा दौड़ा के पीटा था। किसान आंदोलन हुआ था ना, शहादत देनी पड़ी थी, 750 से अधिक किसान शहीद हुए थे। इन्होंने, इन हिंदूवादी संगठनों ने, ये जो अपने आप में धर्म का चोगा उठाए हुए संगठन है, आरएसएस और समता आंदोलन समिति ने किसानों को भी, देश के किसानों को भी गद्दार, आतंकी, अब ये खालिस्तानी ये नाम दिया था। जल जंगल जमीन के लिए हमारे आदिवासी भाई लड़ रहे हैं तो उनको ये आतंकी कहते हैं, उनको ये क्रिमिनल कहते हैं, उनको भी ये साथ और सहयोग नहीं देते। SC ST का आंदोलन होता है तो आपके सामने लाठियां लेकर के खड़ा कौन होता है, ध्यान रख लेना। आपको दलित दुल्ले को घोड़ी से कौन पटकता है, ध्यान रख लेना। ये लोग आप पे दया नहीं करेंगे मेरे भोले भाले लोगों, साथियों। SC ST के अंतिम छोर पे खड़े नौजवान युवाओं, लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। ये आप पे दया नहीं करेंगे, ये आपको टुकड़ों में करके मारने की साजिश बना रहे हैं। इस साजिश को कामयाब मत होने देना। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम तुम्हारी साजिश को नाकाम करेंगे और चुन चुन के साजिशकर्ताओं को चुन चुन के सबक सिखाने का काम करेंगे। साथियों, हमारा प्रमुख 3 मांगे हैं। हमारी पूरे भारत लेवल पे हमारी मीटिंगें हो रही है। भारत बंद है, पूरी तरह बंद है। देखना, जुलूस निकल के आएंगे, गांवों से लोग आएंगे, शहरों में नजदीक जो भी शहर है सारे बंद होंगे। हमारी मांग है कॉलेजियम सिस्टम। हम आरक्षण पहले नंबर पे नहीं है, हमारा प्रतिनिधित्व ये कहीं नहीं जाने वाला। वर्गीकरण करके हमारे अंतिम छोर पे खड़े हो लोगों को दे देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी मांगे बदल गई है। कॉलेजियम सिस्टम बंद करो, IJS लागू करो, EWS या तो खत्म करो और या अंतिम छोर पे खड़े हुए देश का नागरिक, चाहे वो आर्थिक निर्धन व्यक्ति है, वो चाहे किसी भी जाति या धर्म का है, वो भारत का नागरिक है, तो EWS में शामिल करो। EWS की सीमा बढ़ाओ, 10% नहीं 50% कर दो। वैसे ये एक ही जाति खा रही है, जो अनारक्षित जो कोटा है वो एक ही जाति खा रही है, लोगों को पता नहीं चल रहा। इसलिए EWS लागू कर दो, वरना तो यूपी से हजारों अखबार में आती है, मेरे पास कटिंग पड़ी है, तिवाड़ी जी कर गए वर्मा बन के नौकरी। क्यों भाई, आप वही खेल खेलना चाहते हो? आप हमारे गरीबों को अयोग्य लोग बना करके आप फिर 50 साल मलाई खाना चाहते हो कि योग्य नहीं मिला इसलिए तिवाड़ी जी, शर्मा जी, फलान जी नौकरी करेंगे ना। इस जो पद हमारा है उस पे हम ही जाएंगे। 5 लाख से अधिक राजस्थान के अंदर सरकारी वैकेंसीज के जो बैकलॉग पड़ा है वो बैकलॉग भरो, कॉलेजियम खत्म करो, EWS की सीमा बढ़ाओ। आरक्षण तो हम अपने आप ही रख लेंगे। इसलिए हमारी 3 मांगे हैं। हमें किसी भी भाइयों से, चाहे वाल्मीकि हो, रेगर हो, सांसी हो, मेघवाल हो, बेरवा हो, बलाई हो, मीणा हो, भील हो, उसमें गरीब है उनको फायदा दे दो। हम सारे संसाधन का देश में सर्वे करवा लो। उद्योगों पे कब्जा किसका है, मार्केट पे कब्जा किसका है, और हवाई अड्डे किसके हैं, निजीकरण कहां हुआ है, रेलवे किसने खरीदी है, ये सारे संसाधनों पर ठेकेदारी में कौन जमे हुए हैं, इनकी सर्वे करवा के कितना धन किन के पास ज्यादा है उनमें से बंटवारा करके जातीय जनगणना करो। और जाति की जनगणना करके कौन सी जाति के पास धन ज्यादा है, संपदा पे कब्जा है, देश के संसाधनों पे कब्जा है, उनकी बराबरी कर दो, बांट दो सबको, आरक्षण खत्म कर दो। माननीय न्यायालयों से भी हमारी यही अपील है कि सारे संसाधनों की सर्वे कराओ,
सारे पदों पे अब तक 75 सालों पे कौन कौन जाति के लोग रहे, कब्जा जमा करके अनैतिक रूप से कब्जे जमाए बैठे, उनका सर्वे करके 75 सालों में, और कितने दलितों को मिला और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, इनकी सर्वे करवा के और जातीय जनगणना करके जाति के आधार पे किसकी जनसंख्या कितनी है। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जितनी जिनकी संख्या भारी, इस देश के सिस्टम में, शासन में, सत्ता में, न्यायालय में, मीडिया में, सब जगहों पे हमारी हिस्सेदारी बराबर करवा दो। आपको आप रिजर्वेशन के नाम पे मरोड़े चल रहे हैं ना, तो आप जितनी जिसकी संख्या है उनको बराबर बराबर बांट दो, हमें मंजूर है। प्रधानमंत्री जी का भी इस कदम का हम सम्मान करेंगे, और हमारे ये चापलूस कुर्सी के चिपके हुए तथा कथित तंदूरा मंत्री जैसे गुलाम, जो बाबी जी का पापड़ बेचने वाले गुलाम जो लोग नकली कानून मंत्री बने बैठे हैं, उनका भी हम सम्मान करेंगे। नहीं तो दौड़ा दौड़ा के करेंगे, जैसे किसान आंदोलन में किया था दौड़ा दौड़ा के, वैसे ही दौड़ा दौड़ा के करेंगे। 21 अगस्त को आ जाना हमारे सामने। तो शिक्षा समान कर दो सबकी, ये प्राइवेटाइजेशन बंद कर दो। निजीकरण ठेके किसने ले रखे? SC ST का, OBC का तो एक ही ठेका नहीं है। हवाई अड्डे किसके हैं? ये रेलवे किसके हैं? उनको सबको बांटो, EWS में दे दो। EWS में भारत सरकार से नहीं मांग रहे, ये जो उद्योगों पे कब्जा कर करके हजारों करोड़ लेकर के जो विदेशों में भागे हुए हैं, उनकी संपत्ति कुर्क करो, और EWS में जो उन्हीं की वर्ग के जो गरीब हुए उनको बांटो, और हमें तो सरकार से दे दो। उन्हीं के वर्ग के लोग यदि भगोड़े हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क करके और भारत सरकार ये काम करे, राष्ट्रीयकरण करके EWS में उनको दे दे और बाकी गरीबों को दे दे। हम किसी भी सूरत में, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में होगा, सुप्रीम कोर्ट इस देश के दलितों पे अत्याचार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं कर सकता। हम नहीं मानेंगे तुम्हारे फैसले। तुम्हारे 7 जजों में एक जज तुमसे सहमत नहीं है, तुम 7 एकजुट नहीं हो सकते। एक जज असंवैधानिक, एक जज संवैधानिक बता रहा है। 2006 के पंजाब के फैसले को, पंजाब हाईकोर्ट के फैसले को तुम 6 जजों की कमेटी ने अवैध बताया, असंवैधानिक बताया। इसका मतलब है उस हाईकोर्ट में जो बैठे थे उन्होंने फैसले अवैध किए हैं, उन जजों को फांसी दो। और जो निचली अदालतें गलत फैसले करते हैं, आप उनके फैसलों को बदलते हो, सुप्रीम कोर्ट के लोग बदलते हो और उन फैसलों को अवैधानिक ठहराते हो, तो उन जजों को फांसी देने का काम करो भाई। तुम ऐसे बैठ करके ऐसे बातों ही बातों में काम नहीं चला सकते। जो जज गलत फैसला करता है और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलटता है, तो उस जज को फांसी दो। कौन है वो नकारा सिफारिश से बना हुआ चापलूस जातिवादी कीड़ा जो फैसला कर रहा है, उस नीच को भी फांसी दो। ये हमारे मुद्दे रहेंगे, न्यायालय में न्याय करेंगे। हम अन्याय पूर्वक इस न्यायालय के नाम पे बनी हुई तराजू लिए अंधे रिश्वतखोर जातिवादी लोग बैठे, उनके फैसले हम नहीं मानेंगे। हम आवाज उठाएंगे, सड़क पे लोकतांत्रिक रूप से लड़ेंगे। सभी साथियों से अपील रहेगी, जब तक हमारे साथ कोई मारपीट नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। और हमारे ऊपर कोई हथियार उठाएगा तो हमें सब कुछ आता है, हम भी करेंगे। हम मरने के लिए इस देश के अंदर पैदा नहीं हुए। इसलिए साथियों, 21 अगस्त को कमर कस लो, बाबा साहब के कारवे को वापस नहीं जाने देंगे, चाहे प्राणों की बाजी लग जाए। राजेंद्र बापू इस प्रदेश के अंदर 1 नंबर पे अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। हम इस फैसले को नहीं लागू होने देंगे। सत्ता हो चाहे अवैध तरीके से फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश अपने आप में बैठे और सिफारिश से बने हुए, उनके फैसले हम नहीं मानेंगे। वापस मोड़ेंगे और सड़कों पर लड़ेंगे, दमदार तरीके से लड़ेंगे। सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, एक बार इस 21 अगस्त को ना ही आपको जाति के वर्गीकरण की परवाह करनी है, ना रिजर्वेशन में क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, इसका हम समीक्षा करेंगे, इसका हिसाब बाद में मिलाएंगे। लेकिन तुम जो जातिवादी लोग हो, जो क्रीम के पदों पे बैठ करके हम लोगों को बरगला करके आपने वोट लेकर के सत्ता और शासन में बैठ करके और सिफारिशों से जज बनकर करके हमारे साथ क्या अन्याय किया है, हमारी सीटें कहां कहां खाली रखी है, आपको इसका हिसाब करना पड़ेगा। जातीय जनगणना हमारा प्रमुख मुद्दा। जातीय जनगणना के बाद इस देश के सिस्टम पर, निजी संस्थानों पे,
निजी व्यवस्था पे, उद्योग पे, कितना कब्जा जमीनों पे, कितना कब्जा इनका है, किस किस जाति का है, इसमें तय करके और सब जाति को बराबर बांट के देना। हम तो नहीं कह रहे कि अन्याय कर दो किसी के साथ, हम कह रहे देश की संपदा को बराबर बांट दो, फिर देखेंगे कौन किससे आगे है, किस में कितनी काबिलियत है। खेलों में रिजर्वेशन नहीं है। खेलों में कितने मेडल लेके आए भाई तुम लोग? कमेरे वर्ग लेके आ रहे हैं हरियाणा वाले, जिसको तुम आतंकी खालिस्तानी कह रहे थे, वो लोग मेडल लेके आते हैं। तुम्हारे लोग कहां है भाई? कितने मेडल लेके आ गए? वहां रिजर्वेशन नहीं है ना। जहां रिजर्वेशन नहीं था, राजाओं के राज में हमारा रिजर्वेशन नहीं था, देश को क्यों मुगलों का गुलाम बनाया भाई? तुमने सारे सौदे करके और राज चलाना तय कर लिया, उसके बावजूद भी नहीं चला पाए ना। तो तुम लोग कहां हो? तुम कौन सी न्यायपालिका में न्याय की क्षमता की बात करते हो? तुम्हें किसने हक और अधिकार दिया? हमने तो तुम्हारी व्यवस्था हमने तो तुमसे लड़ाई लेकर के तुम्हारी व्यवस्थाओं को ही तो बदला है, जातिवादी लोगों की व्यवस्थाओं को बदला है। हम लोकतांत्रिक रूप से जी रहे हैं और लोकतांत्रिक रूप से व्यवस्था लागू करवाने का काम करेंगे। तुम्हारी हम टिप्पणियां नहीं सुनने बैठेंगे। हम 75 सालों के बाद भी तुम्हारी टिप्पणियां सुन लेंगे। हम आईजेएस परीक्षा से बने हुए जज के फैसले मानेंगे। ऐसे फर्जी बने हुए जजों के फैसले नहीं मानेंगे जिनमें खुद में सहमति नहीं हो, फूट पड़ी हुई हो। जजों के फैसले ठुकरा करके आप जज फैसला कर रहे हो, तो तुमसे ऊपर कोई और जज बना दो ना, वो फैसले तुम्हारे ठुकराएंगे, रवैध बनाएंगे। हम तुम्हारे नहीं सुनने वाले हैं। इसलिए साथियों, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, 21 अगस्त को सड़कों पे आओ। तुम्हारे हक और हुकूक की लड़ाई है। तुम्हारे आने वाली कौम के आने वाले वंशजों की लड़ाई है। तुम्हें आगे आना होगा, लड़ना होगा। 2018 के अंदर 2 अप्रैल को आपने आंदोलन किया, ये सत्ता नीले झंडे से डरने लग गई, सारे नेता डरने लग गए और तमाम पार्टी और तमाम जाति के जो संगठन बने हुए सब के सब जय भीम बोलने लग गए, जय जोहार बोलने लगे। इसको ध्यान में रखो कि तुम सिस्टम की ओर आगे बढ़ गए हो, और आगे बढ़ रहे हो तो इनके मरोड़े चलेंगे तो हम उस व्यवस्था पे जाएंगे जहां 6 जज हमारे होंगे, 1 जज तुम्हारा होगा, वो भी हम चयन करके लेंगे, तुम्हारा गुलाम होगा और तुम्हारे ऊपर फैसले थोपेंगे। बस फिर बताओ कि आप फैसले मानोगे क्या? न्यायपालिका को मानोगे क्या सर्वश्रेष्ठ? तुम भी नहीं मानोगे, क्योंकि तुम आज कानून कहां मान रहे हो? तुम कानून को कहां मान रहे हो? चुनाव में मानते हो कि 36 कौम के लोग हमें वोट दो, हम 36 कौम का साथ देंगे, 36 कौम का भला करेंगे, और उसके बाद आप एमएलए एमपी बनने के बाद खुद की जाति के सीआई ढूंढते हो, खुद की जाति का सीओ ढूंढते हो, खुद की जाति का तहसीलदार ढूंढते हो और अपने क्षेत्र में लगाते हो, खुद का सचिव लगाते हो वो अपनी जाति का, खुद का गनमैन अपनी जाति का। तो हमें पता चलता है कि तुम कितने 36 कौम के नारे लगाते हो। चुनाव में 15 दिन तुम्हारा अभियान रहता है। हमारे राजस्थान के अंदर एक आईपीएस को खुद की शादी में घोड़ी पे चढ़ने के लिए, दुल्हा बन के घोड़ी पे चढ़ने के लिए पुलिस कस्टडी में रहना पड़ा, पुलिस बुलानी पड़ी। आप बताओ, आईपीएस बनने के बाद भी जाति पीछा छोड़ रही है इस देश के अंदर? नहीं छोड़ती। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही। कारण कि तुम लोग सिस्टम में नहीं हो। सिस्टम में जिस दिन जाओगे तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि एमएलए कौन है भाई उस क्षेत्र का, जहां घोड़ी से दलित तुल्ले को पटका है, वो किस जाति के लोग हैं, उस जाति का फायदा बंद कर दो तुम्हारे क्षेत्र के अंदर। उसको लोकतांत्रिक फैसिलिटी लेनी है, लोकतांत्रिक फायदे लेने हैं, तो लोकतांत्रिक जीना होगा भाई। तुम मुंह के मरोड़ करके और तुम उस जीवन में नहीं जा सकते कि हम तो वो है फलाने, हम उस वक्त ये जीते थे। नहीं भाई, आज तो तुम बीपीएल होकर के जीवन यापन कर रहे हो ना। हाँ, तो बीपीएल आपको सरकार बनाया है और सरकार आपको लाभ दे रही है, तो सरकार की तरफ आओगे तो सरकार के सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। पहले उन्हें मनाना होगा, उन लोगों को मनाना होगा, फिर हम मानेंगे। इसलिए साथियों, हम सत्ता और सिस्टम में जाएंगे तो हम आदेश करेंगे। किसकी मजाल की कोई घोड़ी से पटकते, किसकी मजाल की कोई मटकी से हाथ लगाने पे हमें मर्डर कर दे, किसकी मजाल कि मुंह सरकने से हमारा मर्डर कर दे। आपको सिस्टम में जाना है, सिस्टम का ऑपरेशन करना है, और सिस्टम का ऑपरेशन करने के लिए एससी एसटी ओबीसी के लोगों को एक होना पड़ेगा। आप शुद्र हो सारे। इनकी जो किताब है संविधान के पीछे रखी हुई, उसमें आप शुद्र और शूद्रों को एक होना पड़ेगा, और शूद्र एक हो गए। मैं ओबीसी और किसान भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि आपको भी 52% आबादी होने के बाद भी 27% ही मिला है। आधा आपका यही खा रहे हैं, और आपको रिजर्वेशन
आपको रिजर्वेशन लेने के लिए सैकड़ों हजारों लोगों को रेलवे ट्रैक पे बैठना पड़ा था, आंदोलन करने पड़े थे। ईडब्ल्यूएस में पेन भी नहीं टूटा, ध्यान रखना आप। गुर्जर आंदोलन हुआ, आरक्षण के लिए उन लोगों को 72 से अधिक जाने गंवानी पड़ी, शहादत देनी पड़ी, फिर भी उनका अभी रिजर्वेशन फिक्स नहीं हुआ। तो ध्यान में रखना पड़ेगा, सब जाति जो रिजर्वेशन का नाम ले रही है, रिजर्वेशन लेना चाह रही है, उनको समझना होगा कि ईडब्ल्यूएस में पेन भी नहीं टूटा, विरोध भी नहीं हुआ। और तुम शूद्र लोग आरक्षण की मांग करोगे तो तुम्हारे खिलाफ यह अनेक तरह की हिदायत, अनेक तरह के नारे लगाएंगे और तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये खिलाफ खड़े होने वाले लोग कौन है, इनका पता करना पड़ेगा, इनकी सर्वे करनी पड़ेगी, इनको चिन्हित करना पड़ेगा। और चिन्हित करोगे तो आपको वही लोग पाएंगे जो लोग आपको लोकतंत्र से पहले आपका शोषण कर रहे थे। लोकतंत्र से पहले आपको मनुष्य भी नहीं माना था इन्होंने, अब तो ये बाबा साहब कर गए, लिख के चले गए कि आप इसको हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। रिजर्वेशन कह दो तुम्हारी केंद्र सरकार में तुम्हारे नाक में दम कर देंगे और तुम्हारी औकात है तो रिजर्वेशन के हाथ लगा के देख लें, करो ना संसद के अंदर। ये हो नहीं सकता। डॉक्टर अंबेडकर जी लिख के गए थे, वो इनसे पढ़े लिखे थे, वो तंदूरा बजाने वाले नहीं थे, वो देश के दुनिया के सबसे विद्वान लोग थे। उन्होंने ऐसा लिख के संविधान लिखा कि इनको अभी पढ़ना ही नहीं आता। अरे भाई, ये सत्ताधारी लोगों को तो अभी जनगणमन अधिनायक नहीं आता, इनको झंडा फहराना नहीं आता। ये संविधान बाद में पढ़ेंगे, इनको पता नहीं है इस डायरी में क्या क्या लिखा हुआ है। इसलिए साथियों, आपको एकजुट होकर के आंदोलन करने की आवश्यकता है, ज्यादा से ज्यादा सड़कों पे आने की आवश्यकता है। और सारे लोग सोशल मीडिया के अंदर क्रांति ला दो, सब लोग डीपी लगा दो, भारत बंद तो बंद, 21 अगस्त को भारत बंद। तमाम सामाजिक संगठनों से, अंबेडकरवादी संगठनों से और SC ST OBC के लोगों, आप सब लोग यदि लोकतंत्र पे भरोसा करते हो तो किसी के हक के साथ कुठाराघात होता है तो सारे साथ होकर के लड़ो, शामिल होकर के लड़ाई लड़ो। जैसे मोदी को घुटनों के बल हम लाए थे किसान आंदोलन में, जैसे 2018 में 2 अप्रैल के आंदोलन में घुटनों के बल लाए थे, वैसे ही देखना घुटनों के बल लाएंगे। और IJS लागू करो, कॉलेजियम खत्म करो, जनसंख्या की गिनती जाति आधारित करो, देश के संसाधनों की भी सर्वे करो और देश की व्यवस्था में हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित करो। और ईडब्ल्यूएस को सबके लिए लागू करो। आर्थिक उन्मूलन कार्यक्रम वो है, ये SC ST वाला जो आरक्षण है, ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारें योजनाएं चलाती है, BPL, APL, फलाना लाभ, ढिमका लाभ, ये कौन चला रहा है? सरकार चला रही है, आर्थिक आधार पर उत्थान करने के लिए। और आप नहीं कर पाए अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति का, इसलिए आप विफल हो, आप शासन करने में सफल नहीं हो। हम लोगों को मजबूती से लड़ाई लड़ना है और मजबूती से लड़ाई लड़के इन जहरीले लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। आप सभी साथियों का मैंने समय लिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, भावावेश में बोल रहा हूं, क्योंकि लड़ाई लड़ने की मेरा जज्बा है, भावना है, इसलिए लड़ेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से सामाजिक संगठन ने ऐलान किया है, मैं किस संगठन में काम करता हूं। मैं अंबेडकरवादी व्यक्ति आदमी हूं, मैं SC ST या फिर किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं देख सकता। मैं अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हूं। मैं चाहे गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, किसी के साथ अन्याय हो, उनकी लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हूं। हम तो लड़ाई लड़ेंगे, आपको साथ लेकर के लड़ेंगे। सभी से अपील है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मैसेज करें, सबको आप सूचना दें। और जैसे भी संसाधनों में सरकार के कर्मचारी, अधिकारी और जो नेतागण है, उनसे भी करूंगा कि आप गुलाम हो, कुर्सी के चिपक बैठे हो, आप बोल नहीं सकते, लेकिन संसाधन उपलब्ध कराओ। हमारे योद्धा जो लड़ रहे हैं उनको साधन उपलब्ध कराओ और ज्यादा से ज्यादा आंदोलनों में मदद करने का काम करो, नहीं तो तुम्हारा भविष्य खतरे में है। हमने तो आरक्षण का कुछ नहीं खाया, आगे भी पता नहीं मिले ना मिले, लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन तुम लोगों को ज्यादा चिंता है, तुम्हारी चिंता है, तुम्हें ज्यादा खतरा है। तुम कुर्सी के चिपक के और आप चापलूसी करने का काम कर रहे हो, डर डर के नौकरी कर रहे हो, सरनेम बदल बदल के नौकरी कर रहे हो। तुम इतनी तो मदद कर दो, तुम्हारे अंदर थोड़ा भी अंबेडकर जी का एहसान है तो तुम लोग क्रांतिकारी युवाओं का मदद करने का काम करो और उन लोगों का हौसला अफजाई करने का काम करो, उन्हें संसाधन उपलब्ध करवाने का काम करो। आप सब लोगों ने सुना और इस फेसबुक लाइव को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं
और सब लोग 21 तारीख को सड़कों पे आए, हमारे मान सम्मान, हक, हुकूक और हमारे महापुरुषों के संघर्ष के कारवां को पीछे नहीं हटने देना है, उन्हें आगे बढ़ाना है। मरने को तो हमारे शहीद उस दिन 1.5 दर्जन हुए थे 2 अप्रैल 2018 को। हमारे हर दिन गरीब, दलित, पीड़ित, मजदूर, किसान कहीं ना कहीं घटनाओं में मरते हैं, जातीय प्रताड़ना में मरते हैं, लेकिन उनका हिस्ट्री में नाम नहीं होता। इतिहास में नाम दर्ज करवाना है, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लड़ाई मान सम्मान और हक और हुकूक की लड़ाई में आपको आंदोलन में अग्रणी भूमिका में आना पड़ेगा। आप सब लोगों को जय जोहार, जय भीम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।